सुबह सुबह 7 बजे पूजा की घंटी के साथ मयंक सोनी की आंख खुली, जो कि रोजमर्रा का हिस्सा था। इसी प्रकार से उनका रोज उठना होता था। बेटी छाया कॉलेज पापा के साथ ही जाती थी। वो भी नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। सुलेखा और सावित्री पूजा में मगन थी। तभी फोन की घंटी बजती है। सुलेखा वहीं से आवाज लगाती है, छाया देख तो जरा किसका फोन है। फोन की स्क्रीन पर सुबोध नाम देखते ही छाया का चेहरा खिल गया। उसने वहीं से पुकारा, माँ सुबोध भैया का फोन है। इतनी सुबह सुबह, सावित्री बोल पड़ी, जिसे सुनते ही मयंक सोनी बोले, माँ 7 यहाँ बजे हैं, वहां तो 9:30 बज गए होंगे ना। फोन उठाते ही छाया चहकते हुए बोली, हेलो भैया, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ गुड़िया, तू बता तू कैसी है, सुबोध ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ भैया, लो माँ से बात करो, कहते हुए छाया ने फोन सुलेखा को पकड़ा दिया। हाँ बेटा, तू कैसा है, सुलेखा ने पूछा। मैं ठीक हूँ माँ, मुझे आपको कुछ बताना था। मैंने यहाँ शादी कर ली है और अगले हफ्ते मैं आपकी बहू के साथ ही इंडिया आ रहा हूँ, सुबोध ने कहा। सुलेखा के पैरों के नीचे तो जमीन ही खिसक गई थी। क्या क्या अरमान थे उसके मन में अपने बेटे की शादी के लिए। सुबोध ने उन सभी अरमानों को एक झटके में ही तोड़ दिया था। उनके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। सुबोध दूसरी ओर से उत्तर ना पाकर माँ माँ कहता रहा। सुलेखा खुद को संभालते हुए बोली, बेटा अगर तुमने खुद ही सब तय कर लिया है तो हम कुछ कहने वाले कौन होते हैं। आ जाओ फिर बैठकर बात कर लेंगे, कहते हुए सुलेखा ने फोन काट दिया था। सुलेखा की हालत देखकर सावित्री और मयंक दोनों के साथ साथ छाया भी घबरा गई थी। क्या हुआ सुलेखा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, मयंक ने प्रश्न किया। मेरी तबीयत तो ठीक है छाया के पापा, लेकिन सुबोध, कहते कहते सुलेखा रुक गई और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। क्या हुआ मेरे बच्चे को, बोलो सुलेखा, सावित्री ने घबराते हुए कहा। तब तक छाया पानी लेकर आ गई थी। पानी का ग्लास आगे बढ़ाते हुए छाया ने माँ का हाथ थामा और पूछा, क्या हो गया माँ। भाई आवाज से तो ठीक ही लग रहे थे। उसने वहीं शादी कर ली है और 1 हफ्ते बाद वो इस लड़की के साथ ही वापस आ रहा है, सुलेखा एक सांस में बोल गई। ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। हे भगवान, मैंने तो पहले ही कहा था मत भेजो विदेश इसे। अब देख लिया, रंग गया है वहीं के रंग में। अब भुगतना वो गिटर पिटर करने वाली लड़की, जिसको ना लाज न शर्म का पता है और ना संस्कारों का। माँ शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा, मयंक ने अपनी माँ से कहा। संस्कार तो हमारे भी धोखा दे गए ना माँ। उसे पढ़ने भेजा था ना कि शादी करने। अब क्या मुंह दिखाएंगे रिश्तेदारों को। कैसे एक विदेशी लड़की को हमारे रीति रिवाज और संस्कृति में ढालेंगे। कहते हुए सुलेखा तो रो ही पड़ी। मयंक ने उन दोनों को संभालते हुए कहा, शांत रहिए आप दोनों, अब जमाना बदल रहा है। वो समय नहीं रहा है जब लड़का लड़की का रिश्ता माँ बाप तय करते थे। अब तो लड़के और लड़की की पसंद मायने रखती है। जो हो गया सो हो गया, अब इसे बदला तो नहीं जा सकता। भलाई इसी में है कि हम सब उसके इस निर्णय को स्वीकार कर लें और आने वाली बहू के स्वागत की तैयारी करें। क्या मतलब है तेरा, हम सब एक विदेशन को घर रख लें जिसकी ना जात पता है न कुल। अब वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हम सब उसका कहना माने, सावित्री ने भुनभुनाते हुए कहा। एक बात बताइए माँ, यदि सुबोध हमें नहीं बताता, वो वहीं रह जाता और जॉब का बहाना बना लेता तो हम क्या कर पाते। मान लो हम अपनी पसंद की लड़की उसके लिए ले आते और वो उसे छोड़कर विदेश चला जाता तो, और हमने यदि दबाव डाला और वो अपनी पसंद की लड़की को लेकर भाग गया तो समाज में नाक भी कट जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ माँ, ये हमारे संस्कार ही हैं जो वो हमें बता रहा है और घर आ रहा है। वैसे भी अगर वो खुश है तो हम सबको इसमें खुश होना चाहिए। छाया इस बात से मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। अब तो कॉलेज में मेरा रुतबा ही अलग होगा, मेरी भाभी एक अंग्रेजन है। अब तो मयंक की बात पर सावित्री और सुलेखा को भी कोई तर्क नहीं सूझा। मौके का फायदा उठाते हुए छाया ने कहा, दादी एक बात तो सोचिए, मोहल्ले में आपकी कितनी साख बढ़ जाएगी। आज तक कोई विदेशी बहू नहीं लाया है, आपका पोता विलायती बहू लेकर आ रहा है। गोरी मैम को देखकर सब आपके भाग्य से ईर्ष्या करेंगे। माँ की सहेलियां तो बोल ही नहीं पाएंगी कुछ, क्योंकि मेरी भाभी की बातें अंग्रेजी में होंगी ना। बात तो तू सही कह रही है छाया, आज तक इस मोहल्ले में तो क्या इस शहर में कोई विलायती बहू लेकर नहीं आया है। वैसे भी अब अपने मन का क्या समझाना। अब जो भी है कबूल है, सावित्री ने खुश होते हुए कहा। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उसे तो हिंदी भी नहीं आती होगी तो मैं कैसे समझूंगी उसकी बातों को, सुलेखा ने कहा। ओहो माँ, आजकल अमेरिकन इंग्लिश वाले 90 घंटे में अंग्रेजी सिखा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बस थोड़ा सा अपना रहन सहन और पहनावा बदलना होगा ताकि भाभी हमें गंवार ना समझे, छाया ने सबको समझाते हुए कहा। सब बदलाव लाते और तैयारियां करते करते 1 हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला और वो दिन भी आ गया जिस दिन सुबोध आने वाला था।
दादी माँ की नज़रें तो दरवाजे पर ही टिकी थी। सुलेखा भी हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। मयंक भी बार-बार घड़ी देख रहे थे। छाया खुद को बार-बार शीशे में देख रही थी। पूरा घर गुलाब की खुशबू से महक रहा था क्योंकि सुबोध को गुलाब बहुत पसंद थे। तभी एक कैब घर के दरवाजे पर आकर रुकी जिससे सुबोध उतरा और सामने अपनी मम्मी को कमीज सलवार में देखकर हतप्रभ सा रह गया। हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली उसकी माँ का स्वरूप ही बदल गया था। कहाँ कमीज सलवार में लंबे बालों के जूड़े की जगह आज स्टेप कटिंग में सिर का पल्लू कंधे पर। ये सब देखकर सुबोध को लगा कहीं वो गलत घर में तो नहीं आ गया। लेकिन सामने से आते हुए उसके पिता का हुलिया तो उसे शौक दे गया। हेयर कलर, सादा पैंट की जगह जीन्स और चश्मे की जगह लेंसेज। उसकी बहन छाया स्कर्ट और टॉप में सामने खड़ी थी। सुबोध को तो जैसे होश ही नहीं था। भैया, भाभी कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही। छाया बोली तो उसकी तंद्रा भंग हुई। अरे वाह! आप सब तो बिल्कुल ही बदल गए। बहुत ही सुंदर बदलाव है ये। कहते हुए सुबोध ने उनके पैर छुए। खुश रहो बेटा, बहू कहाँ है? सुलेखा ने पूछा तो सुबोध को ध्यान आया और उसने कैब के दूसरी ओर का दरवाजा खोला तो एक साधारण सी हिंदुस्तानी लड़की को बाहर बुलाया। गोरी मैम की जगह एक साधारण सी दिखने वाली हिंदुस्तानी लड़की को देखकर सभी लोग अवाक रह गए। छरहरा बदन, साड़ी में लिपटी सांवली सलोनी शिल्पा सुंदर साधारण नैन नक्श के साथ जब सामने आकर खड़ी हुई तो सुलेखा के तो होश ही उड़ गए थे। माँ, ये शिल्पा है आपकी बहू। कहते हुए उसने सुलेखा से शिल्पा का परिचय कराया। शिल्पा ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए तो वो अपनी चेतना में लौटी। शिल्पा ने झुके हुए ही कहा, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी क्या? उसकी वाणी में जैसे संगीत बज उठा था वहां खड़े हर एक व्यक्ति के कानों में। उसकी इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर मयंक तो खुश हो गया था। मयंक ने सुलेखा का हाथ पकड़कर शिल्पा के सर पर रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। छाया के मुंह से तो बोल ही नहीं फूट रहा था। उसके विलायती भाभी को लेकर कॉलेज में इंप्रेशन का ख्वाब जो चकनाचूर हो गया था। मयंक ने मौके की नजाकत को समझते हुए सबको भीतर बुलाया। सुलेखा ने अपनी आरती की थाली भी उसके लिए ना निकाली। छाया ने धीरे से पूछा, भाभी, आप भाई की तरह विदेश में पढ़ने गई थी क्या? नहीं छाया, मेरा जन्म स्थान है फिलीपींस। दरअसल मेरे पापा फिलीपींस के रहने वाले थे और मम्मी इंडिया से। वे वहां जाकर बसे बिजनेसमैन मिस्टर राहुल मेहरा की इकलौती बेटी थी। दोनों ही बिजनेस डील्स के चलते मिले और आपसी सहमति से परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। शिल्पा ने बताया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? कहते हुए छाया ने शिल्पा की ओर देखा। सुबोध, आप सबका जिक्र दिन में 10 बार करते हैं। सबके बारे में सब जानती हूँ अब तो मैं। कहते हुए शिल्पा मुस्कुरा दी। आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? छाया ने उसकी बातों से इम्प्रेस होते हुए पूछा। क्योंकि मेरा बचपन इंडिया में ही बीता है। 5वीं तक की पढ़ाई वाराणसी में हुई है मेरे दादाजी के पास। मुझे इंडिया और उसका कल्चर बचपन से ही बहुत पसंद था। दादाजी की मौत के बाद मुझे मम्मी पापा के पास मजबूरन जाना पड़ा। फिर भी मैं हिंदी और उसका प्रेम ना भुला सकी। वैसे घर में तो हिंदी ही चलती थी, इसीलिए हिंदी पर पकड़ अच्छी रही है। शिल्पा ने हाँ शिल्पा ने कहा। छाया, चलो बेटा खाना लगा दो। ये दोनों सफ़र से थक कर आए हैं, फिर इन्हें आराम करने दो। सुलेखा ने बिना शिल्पा की ओर देखे कहा, हाँ माँ, अभी लगा देती हूँ। कहते हुए छाया रसोई में चली गई। सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। छाया ने सुबोध के कमरे में आते हुए कहा, भाभी आप नहा लीजिए। ठीक है छाया, शिल्पा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। शिल्पा ने अपना बैग अनपैक किया और कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। तभी छाया ने इशारे से सुबोध को बाहर बुलाया और कहा, आपको माँ ने कमरे में बुलाया है। सुबोध ये सुनते ही माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। माँ के कमरे में दादी, पापा और माँ के साथ साथ छाया भी आ गई थी। सुबोध ने सबको देखा तो सबके चेहरे पर एक असंतोष का भाव नजर आ रहा था। उसने पूछा, क्या बात है माँ? आपने मुझे बुलाया? हाँ सुबोध, मुझे एक बात जाननी है कि विदेश में शादी करने को भी तुझे कोई ढंग की लड़की नहीं मिली जो ये काला पत्थर लाकर हमारे माथे मार दिया। हमारे पूरे खानदान में ऐसी कोई बहू नहीं आई है जिसका रंग काजल जैसा हो। अरे, धरती पर लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या जो तू इस काजल की डिब्बी को घर उठा लाया? सुलेखा ने अपना सारा गुब्बार निकाला। शिल्पा को बाथरूम में शावर का सिस्टम समझ नहीं आने के कारण वो सुबोध से पूछने बाहर आई तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया तो वो आगे बढ़ गई। सुलेखा के कमरे से आती हुई आवाज सुनकर उसके पैर वहीं रुक गए। सुलेखा की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। सुबोध अपनी माँ की बात सुनकर हैरान था, लेकिन फिर भी वो व्यंग से मुस्कुराकर बोला, अजीब विडंबना है ना माँ। आपको उसके संस्कार पसंद नहीं आए, केवल उसका रंग नजर आया। आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि वो कितनी पढ़ी लिखी है या क्या कुछ जानती है। बस उसका रंग ही आपके लिए काफी है उसे रिजेक्ट करने के लिए, है ना माँ?
हम भी तो जाने ऐसा क्या खास देख लिया तूने उसमें जो हमारे संस्कारों को ताक पर रखकर हमारा बेटा इससे शादी कराया है। माँ बाप नाते रिश्तेदार किसी की कोई परवाह नहीं की। बिजनेसमैन होंगे वो अपने घर में, बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने हमसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। ये संस्कार है इसके परिवार में। माँ बात करने वाले अगर जिंदा होते तो वो करते ना आपसे बात। शिल्पा के पेरेंट्स की पिछले महीने हुए प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई जब वो आप लोगों से मिलने इंडिया आ रहे थे। रही बात शिल्पा में क्या देखा तो माँ, वो बहुत ही सुलझे विचारों की लड़की है। आपको पता है मेरे कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट है वो। जिस कोर्स को आपका इंटेलिजेंट बेटा केवल पास कर पाया है उसने उसे टॉप किया है। विदेश में रहकर भी वो अपनी मिट्टी और उसके जुड़े मूल्यों को नहीं भूली, तो आपके बेटे को कैसे भूलने देती। मैं उसके पेरेंट्स की मौत के तुरंत बाद शिल्पा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि माँ पापा और बड़ों की मर्जी के बिना वो ये शादी नहीं करेगी। आज भी वो इसी शर्त के साथ मुझे यहाँ लाई है कि अगर आप लोगों को वो पसंद नहीं आई तो वो हमेशा के लिए वापस लौट जाएगी। सुबोध कहते हुए भावुक हो गया था। अरे पागल है तू छोरे, तेरे पास पैसा होगा अगर तू विदेश पढ़ रहा है तो। ये सोचकर फंसाया है तुझे। सावित्री का स्वर तल्ख था इस बार। दादी, जिस पैसे की तुम बात कर रही हो वो शिल्पा की प्रॉपर्टी का 10% भी नहीं है। करोड़ों की मालकिन है वो अकेली, फिर भी उसे लेश मात्र घमंड नहीं है। सुबोध ने कहा, तुझे पता भी है हम सब ने अपना पहनावा रहन सहन कितना सब बदल लिया है विलायती बहू के नाम पर। सुलेखा ने धीरे से कहा, माँ आप सबने तो एक हफ्ते में ये सब बदला है, पर जरा सोचिए तो शिल्पा तो मेरे लिए अपना नाम, काम, संस्कृति, पहचान और देश सब कुछ बदल रही है। आपको पता है आजकल जहाँ बहुएं एकल परिवार में रहती हैं, शिल्पा आप सबके साथ रहना चाहती है। फिलीपींस के सबसे बड़े हॉस्पिटल की जॉब ठुकराकर मेरा साथ चाहती है। वो चाहती तो मैं फिलीपींस में ही बस जाता, लेकिन वही है जिसने मुझे समझाया कि अपना घर अपना होता है। लेकिन देखिए ना आज की पीढ़ी, युवा है, मॉडर्न है, इन सब का दम भरती है, फिर भी हम सब आज तक काले और गोरे में फंसे हैं। आज उसी के कहने पर मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। अब भी परंपरा के अनुसार हम दोनों के भविष्य का फैसला आप सबके हाथ में है। आप जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर है। कहते हुए सुबोध ने नजरें झुका ली। दरवाजे के बाहर खड़ी शिल्पा का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। मयंक ने उठकर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शाबाश बेटा, मुझे गर्व है अपने बेटे की सोच और शिल्पा के संस्कारों पर। लेकिन लेकिन क्या पापा? सुबोध के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। लेकिन अब बैठने का कोई फायदा नहीं है। उठो, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। शिल्पा को उसके परिवार की कमी हम कभी महसूस नहीं होने देंगे। एक हफ्ते तक सारी रस्में करते हुए शादी धूमधाम से करेंगे, मयंक ने कहा। सुलेखा और सावित्री भी अब खुश थे। छाया भी बहुत हुई ये जानकर कि उसकी भाभी कितनी समझदार है। शिल्पा के कानों में ये शब्द पड़े तो वो गौरवान्वित महसूस कर रही थी सुबोध को अपना जीवन साथी बनाकर। कितना सुलझा हुआ और शालीन व्यक्तित्व है सुबोध का। यही विचार उसके दिल में सुबोध के लिए सम्मान बढ़ा रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।